ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गांव से 6-7 मील दूर दूसरे गांव जाती थी। एक दिन चलते हुए अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उनमें से एक विद्यार्थी कम है। ढूंढने पर मालूम हुआ कि वो पीछे रह गया है। एक साथी ने पुकारा, तुम वहां क्या कर रहे हो? उसने वहीं से उत्तर दिया, ठहरो, मैं अभी आता हूं। ये कहते हुए उसने धरती में गड़े एक खूंटे को जोर से हिलाया, उखाड़ा और दूर फेंक कर फिर से टोली में आ मिला। उसके सहपाठी ने पूछा, तुमने वो खूंटा क्यों उखाड़ा? उसे तो किसी ने अपने खेत की सीमा बताने के लिए गाड़ा था। इस पर उसने जवाब दिया, लेकिन वो बीच रास्ते में गड़ा हुआ था, चलने में रुकावट डालता था। जो चीज रास्ते की रुकावट बने उसे तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए। भविष्य में अखंड और एक भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाले वो विद्यार्थी कोई और नहीं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। उन्होंने करमसद में माध्यमिक विद्यालय और पेटलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अधिकांश ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से ही अर्जित किया। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह झावेर बा के साथ संपन्न हुआ। आर्थिक तंगी के कारण उनकी शिक्षा में व्यवधान पड़ा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास किया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अत्यंत मजबूत थी। वो बैरिस्टर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल में प्रवेश लिया और 36 महीने का कोर्स मात्र 30 महीने में ही पूरा कर लिया। भारत लौटने के बाद वो अहमदाबाद के सबसे सफल बैरिस्टर बने। अपने कर्तव्यों के प्रति वो अत्यंत ईमानदार थे, जिसके अनेक उदाहरण उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। एक बार वो कोर्ट में केस लड़ रहे थे। बहस के दौरान ही उन्हें तार द्वारा पत्नी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। उसे पढ़कर उन्होंने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और 2 घंटे बहस कर उस निर्दोष व्यक्ति की जान बचा ली। वो केस जीत चुके थे। बहस खत्म होने के बाद सबको उनकी पत्नी के देहांत की खबर मिली। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं उस वक्त अपना कर्तव्य निभा रहा था। पत्नी तो जा ही चुकी थी, लेकिन एक जीवन मैं बचा सकता था। मैंने वही किया। ये उनका संवेदना और करुणा से भरा मन ही था जो उन्हें हर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता था। गांधी जी के विचारों को सुनकर ही वो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे। सन 1918 में गुजरात जिले के किसानों की साल भर की फसल नष्ट हो गई थी। खेड़ा सूखे की चपेट में था, लेकिन लगान पूरा देना था। जब किसानों की सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गईं, तब गांधी जी ने सत्याग्रह की सलाह दी। गांधी जी की अपील पर वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ी और आंदोलन के लिए खड़े हो गए। यही उनके सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश था। पटेल जी की अगुवाई में खेड़ा सत्याग्रह अत्यंत सफल रहा। अंततः ब्रिटिश सरकार को करों में राहत देनी पड़ी। ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी, जिससे उन्हें देशव्यापी ख्याति प्राप्त हुई। इस तरह खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन कहलाया। यहीं से वल्लभ भाई पटेल की अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष यात्रा आरंभ हुई। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा है आज जगी। विप्लव तेरे परशुकरों से शोषण तप में आग लगी। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा है आज जगी। धुआंधार हो उठा व्योम में धूम्र के तुसे छाए हैं।
अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। सत्ताएं अपनी अंतिम घड़ियां गिनती है। आंख तरेरे भौं मरोरे ऐठ भरी कुछ कहती है। पर तेरी बढ़ती लपटों में झुलस झुलस कर रह जाती। अपने अभिशापों से अपनी मौत मरे वे बिल खाती। सदियों के अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन के समर्थक थे। उन पर गांधी जी के कार्यों और आदर्शों का बहुत गहरा प्रभाव था। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने संपूर्ण स्वदेशी को अपना लिया था। उन्हीं दिनों ब्रिटिश शासन ने भारतीय झंडा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गांधी जी जेल में थे। ऐसे समय में इस कानून के विरुद्ध सन 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्होंने गुजरात में शराब, छुआछूत, जातीय भेदभाव जैसी कुरीतियों का जमकर विरोध किया। सन 1922, 1924 और 1927 3 बार वो अहमदाबाद के नगरपालिका अध्यक्ष भी चुने गए। सन 1928 में प्रांतीय सरकारों ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे कठिन समय में अपनी आवाज बुलंद करते हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आंदोलन जारी रहा। अंततः विवश होकर सरकार को झुकना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल को इस मामले की जांच का दायित्व सौंपा गया। गहरी पड़ताल के बाद उन्होंने इस लगान वृद्धि को गलत ठहराया और इसे घटाकर 6.03% कर दिया। ये वल्लभ भाई पटेल की बड़ी जीत थी। बारडोली सत्याग्रह अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छा गया। देश भर में इसकी चर्चा हुई। इस आंदोलन की सफलता के बाद ही वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की और वो कहलाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो वाकई सरदार थे, मुखिया थे। वो कहा करते थे कि मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे ठंडा रहना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना होगा, अन्यथा वो स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। उनका मानना था कि एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है, जब तक उसे सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए। उन्होंने अपने नेतृत्व के बल पर अनेक बार लोगों को एकजुट किया और वांछित परिणाम हासिल किए। वो वाकई लौह पुरुष थे, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी और युक्तियां इतनी विवेक सम्मत कि कठिनाइयां समाधान को स्वतः रास्ता देकर किनारे हो जाया करती थीं। लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, उनका उद्देश्य सिर्फ चलना या संघर्ष करना नहीं, हर हाल में विजयी होना था। सन 1930 में उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने इतना प्रभावशाली भाषण दिया कि हजारों लोग उनके शब्दों से प्रभावित होकर इस सत्याग्रह में शामिल हुए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो गांधी जी के साथ रहे। सभी प्रमुख नेताओं के साथ वो भी गिरफ्तार हुए और सन 1945 तक अहमदनगर जेल में
कैद रहे। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए। स्वतंत्रता लहराएगी, या तो होगा हिंद मसान। 33 कोटि लाश पर शासन, तब करना सुख से मतिमान। या स्वतंत्रता लहराएगी, या तो होगा हिंद मसान। 33 कोटि लाश पर शासन, तब करना सुख से मतिमान। वीर ब्रिटिश अब शांत प्रजा के खून की नदी बहा डालो। गिरफ्तार कर लो गांधी को, जिंदा उसे जला डालो। हम मरते ही नहीं जीव फिर हो, हम मरते ही नहीं जीव फिर, नया वस्त्र पहराएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ और वल्लभ भाई पटेल को देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का दायित्व सौंपा गया। उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी अलग अलग रियासतों में बंटे भारत को एक सूत्र में बांधना। सरदार पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने का अविस्मरणीय कार्य किया। विश्व इतिहास में ऐसे एक भी व्यक्ति का उदाहरण नहीं है जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण किया हो। अखंड भारत का स्वप्न लिए वो खड़े हुए, अपना थैला उठाया और वीपी मेनन को साथ लेकर चल पड़े। वो उड़ीसा पहुंचे और वहां के 23 राजाओं से कहा कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। उनकी भाषा स्पष्ट और कड़ी थी। उन्होंने कहा, कुएं के मेढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। इस तरह उड़ीसा की जनता का सपना कुछ ही घंटों में साकार हो गया। यहां से वो नागपुर पहुंचे और 38 राजाओं से मिले। सरदार पटेल ने इन राज्यों की बादशाहत को समाप्त कर भारतीय संघ में मिला लिया। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुंचे और वहां की 250 रियासतों का भारत में विलय किया। एक शाम वो मुंबई पहुंचे, आसपास के राजाओं से बातचीत क्या की, उनकी राजसत्ता ही लेकर चले आए और एक भारत के नक्शे पर उसे जड़ दिया। जोधपुर, त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद जैसी रियासतें उनके समक्ष चुनौती बनकर खड़ी थीं। लेकिन पटेल लौह पुरुष थे। 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतों को भारत में मिलाकर उन्होंने आज के भारत की तस्वीर तैयार कर दी थी। 9 नवंबर सन 1947 को जूनागढ़ भी भारतीय संघ में शामिल हो गया। 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया।
सन 1948 में हैदराबाद का भी ऑपरेशन पोलो के तहत 4 दिन की सशस्त्र कार्रवाई द्वारा भारतीय संघ में विलय करा लिया गया। 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। ये एक रक्तहीन क्रांति थी। गांधी जी ने इस उपलब्धि पर सरदार पटेल से कहा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि इसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर सरदार पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया और लौह पुरुष कहलाए। उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्वानों ने उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा, लेकिन लंदन टाइम्स ने इस पर टिप्पणी की कि जर्मनी के एकीकरण से जुड़ी बिस्मार्क की चुनौतियां पटेल की चुनौतियों के समक्ष कुछ भी नहीं थीं। इसलिए बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं। सरदार पटेल का स्वास्थ्य अब लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। राष्ट्र सेवा करते हुए ही 15 दिसंबर सन 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश आंसुओं में डूब गया। नम आंखों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल की चिता के पास भाषण देते हुए कहा, सरदार के शरीर को तो अग्नि जला रही है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई अग्नि नहीं जला सकती। सन 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित किया गया। 31 अक्टूबर सन 2018 को सरदार सरोवर बांध के पास स्थित साधु बेट नामक स्थान पर उनकी एक विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये मूर्ति लौह पुरुष सरदार पटेल के यश को सदियों तक कहती रहेगी, भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखेगी। नमन ऐसी महान विभूति को। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। जीवन सुफल होवे, हो ज्ञान संपन्न जीवन सुफल होवे। संतान तेरी अखिल प्रेममय हो, संतान तेरी अखिल प्रेममय हो। कृष्ण देखी दशा तेरी, सरिता सरों में भी बहता प्रणय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। बाबर के संकल्प पूर्ण करे ईश, बाबर के संकल्प पूर्ण करे ईश। विघ्न और बाधा सभी का प्रलय हो,
गांधी रहे और तिलक फिर यहाँ आवे। अरविंद लाला महेंद्र की जय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। जेल हो स्वर्ग का द्वार, मेरे लिए जेल हो स्वर्ग का द्वार। बीड़ी की झंझन में बीड़ा की लय हो। बीड़ी की झंझन में बीड़ा की लय हो। कहता खलिल आज हिंदू मुसलमान सब मिलके गावो जननी तेरी जय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का